वेलकम टू टेक 94। आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कंट्रोल ऑफ वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है, इसमें से हमारे एग्ज़ाम में ये एक ऐसा हमारा टॉपिक है पावर सिस्टम का, या चैप्टर कह लीजिए, कि इसमें हमारा 99.99% चांस होता है 2 से 4 क्वेश्चन हमारे जनरली पूछे जाते हैं, वो भी हमारे थ्योरी बेस्ड। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे जो प्रिपरेशन करते हैं वो गेट की करते हैं, ठीक है, और कुछ यही लेवल एग्ज़ाम की करते हैं, बट 90% इसमें जो हमारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो हमारे थ्योरेटिकल होते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकली में हमारे पास क्या होता है, थोड़ी क्लियरिटी नहीं आ पाती है कि हम लोग कौन सी चीज़ कहाँ पर कैसे यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास कई थ्योरी के कई कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ थ्योरी देखेंगे कि इसमें हमारे पास एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपने ये वाला लेक्चर देख लिया पूरा थ्योरी का, आई थिंक आपके सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जो थ्योरी वाले आएंगे वो हमारे एकदम से वहाँ पर बन जाएंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोल ऑफ वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसकी हमें क्यों नीड हमें इसकी क्यों है। क्योंकि हमारे पास क्या होता है, हम लोग जैसे हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारे पास 3 फेज़ आता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये रिसीविंग इन वोल्टेज है, यहाँ पर हम लोग इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सब स्टेशन पे आके। ठीक है, ये हमारा क्या है, लोड है। अब ये हमारे पास क्या बने हुए हैं, हाउसेस बने हुए हैं, और यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से सब स्टेशन से हमारे पास यहाँ से लाइन गई होगी 3 फेज़ की। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको कनेक्शन ले लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास घरों में सामने आपने देखा होगा 4 वायर होते हैं, 3 फेज और एक न्यूट्रल का, वहाँ से हम लोग कनेक्शन लेते हैं। अब देखिए, जैसे सपोज़ यहाँ पर हमारे पास क्या है कि यहाँ से हम लोग कितना यूज़ करते हैं, 220 वोल्ट। ठीक है, 220 वोल्ट यूज़ करते हैं। तो क्या होता है, अब हमें क्या होगा, हर घर में 220 वोल्ट ही देना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या है, हर कंज्यूमर हमारा क्या मांगेगा, 220 वोल्टेज मांगेगा। 220 से कम होगा उसका क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। यानी जितनी हमारे अप्लाइंसेस हैं वो हमारी कितने पे चलती हैं, 220 वोल्टेज पे, सिंगल फेज के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 220 वोल्टेज को मेंटेन करने के लिए, अब यानी हमें क्या करना है, घरों में 220 वोल्टेज मेंटेन करना। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएसन हुआ तो हम लोग स्टेबलाइज़र लगा के उसको अप एंड डाउन कर लेते हैं। बट अब क्या हो रहा है कि जहाँ से हमारा लोड को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, वहीं पर हम ना वोल्टेज को कांस्टेंट कर दें, वोल्टेज को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। जब यहाँ से वोल्टेज कांस्टेंट हो गया तो यहाँ से सब स्टेशन से लेके और जहाँ पे हमारे हाउसेस बने हुए हैं वहाँ की डिस्टेंस बहुत ही कम होगी, लेस होगी। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज ड्रॉप हमारा कम होगा। तो कुल मिला के हमारा ये है, वोल्टेज हमारा ईजिली यहाँ पर कांस्टेंट हम लोगों को प्रोवाइड हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग ये टेक्निक यूज करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। और वोल्टेज को हम लोग कैसे कंट्रोल करेंगे, बाय रिएक्टिव पावर, यानी हम लोग पावर को कंट्रोल कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वोल्टेज को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट कुछ लिखते हैं। पहला पॉइंट, हम लोग इसको क्यों यूज करते हैं, तो किस लिए करते हैं, कंज्यूमर एंड पे हमें क्या करना होता है, वोल्टेज को कॉन्स्टेंट करना होता है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज एट कंज्यूमर एंड। ठीक है, कंज्यूमर एंड पे हमें करना होता है, कांस्टेंट वोल्टेज करना होता है। ये वाली क्लास हमारी पूरी थ्योरी बेस्ड पे रहेगी। ठीक है, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए और इसको नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, और ये हमारा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम लोगों को एवरी टाइम हमें क्या चाहिए होता है, 220 सप्लाई हमारी कांस्टेंट ही चाहिए होती है। ठीक है, इसलिए करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका बेसिक समझ गए, हम लोग इसको क्यों करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग पॉइंट्स। पहला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें हमारे पास क्या होता है, जो रिएक्टेंस होता है वो ज़्यादा लेते हैं किसकी तुलना में, रेजिस्टेंस को हम लोग क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाता है, जो वोल्टेज आता है कितना आता है, एक्स क्यू आर। क्यू आर क्या है, रिसीविंग एंड की रिएक्टिव पावर, और ये हमारा क्या है, रिएक्टेंस है, और रिसीविंग एंड का वोल्टेज। आई थिंक आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, ये फार्मूला हमारा छोटे मोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं उसमें हमारा यूज हो जाते हैं, या क्यू आर इक्वल टू वी आर अपॉन एक्स डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या हो जाएगा, हमारा वोल्टेज। ठीक है, यानी हम लोग इसमें कह सकते हैं कि हमारा
रिएक्टिव पावर इज़ प्रोपोर्शनली टू डेल्टा वी। यानी हम लोग रिएक्टिव पावर को अगर कंट्रोल कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वोल्टेज भी हम लोग कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, यानी हम लोग क्या इसीलिए क्या कर रहे हैं, रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करके हम लोग क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अगर जनरेटिंग रिएक्टिव पावर, जनरेटिंग वार या रिएक्टिव पावर, ठीक है, इक्वल टू कंज्यूम्ड वार, ठीक, यानी जितनी हम लोग जनरेट कर रहे हैं रिएक्टिव पावर और उतनी हम लोग क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज इन प्रैक्टिकली अगर हमारे पास क्या होता है, इसमें से हमारे पास क्वेश्चन एक बन सकता है, कैसे बन सकता है देखते हैं। अगर हमारे पास जनरेटिंग वार हम लोग जो जनरेट कर रहे हैं रिएक्टिव पावर और हमारे पास क्या हो रही, कंज्यूम हो रही कंज्यूमर एंड में। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच में कोई मिसमैच हो जाता है, क्या हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, यानी कि हम लोगों ने अगर सपोज़ फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर 100 मेगावाट की रिएक्टिव पावर आ रही, बट यहाँ पर हमारे पास क्या आ रही, 99 मेगावाट। ठीक है, एक क्या होगी मेगावाट इधर उधर हो गई, कैसे भी हमारी लॉसेस में चली गई या मतलब मिसमैच हो गई। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, पॉइंट नंबर 1, जो हमारा रिएक्टिव पावर अफेक्ट डालता है बस वोल्टेज पे, क्या करता है, रिएक्टिव पावर अफेक्ट दी बस वोल्टेज मैग्नीट्यूड विदाउट अफेक्टिंग द फ्रीक्वेंसी। यानी इस पॉइंट को रट लीजिए बिल्कुल। अगर हमारे पास जनरेटिंग पावर आ रही है और कंज्यूम की जा रही है, उन दोनों के बीच में अगर कोई मिसमैच हो जाता है तो हमारे पास क्या होता है, जो रिएक्टिव पावर होती है वो किस पे इफेक्ट डालती है, बस के वोल्टेज पे, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए, किसी भी एग्जाम में हमारे पास आ सकता है। आजकल इसी टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर आप लोग ये सोचते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, किस पे डालती है, वोल्टेज पे डालती है, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ हो। अब यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं, हमारे पास क्या होता है, दो जगह पे हम लोग क्या करते हैं, ये जैसे सपोज़ हमारे पास क्या है, सेंडिंग एंड पे है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिसीविंग एंड पे है। हम लोग सिर्फ पॉइंट टू द पॉइंट बात करेंगे इसमें कि जो हमारा एग्ज़ाम में आया है। ठीक है, फालतू का पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जो हमारा सेंडिंग एंड पे वोल्टेज है और हमारा रिसीविंग एंड पे वोल्टेज है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम लोग, तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगी, सेंडिंग एंड की रिएक्टिव पावर भी होगी और यहाँ पे क्या होगी, रिसीविंग एंड की भी क्या होगी, रिएक्टिव पावर होगी। ठीक है, तो हम लोगों के पास दो मेथड होते हैं, या तो हम लोग सेंडिंग एंड की जो रिएक्टिव पावर इसको कंट्रोल कर लें कैसे भी। ठीक है, तो हमारा जब इसको कंट्रोल कर लेंगे तो इसमें भी हमारे पास क्या होगी, कंट्रोल वाली जाएगी। या फिर हम लोगों ने बाई चांस यहाँ पर हम लोग पोर्शन पे चाहते हैं कि हमारे पास लोड पे, तो उसको कंट्रोल करना चाहें तो हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो इन्हीं दोनों मेथड के बारे में देखेंगे कि हम लोग कैसे कंट्रोल करते हैं, और यही एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सेंडिंग एंड पे वोल्टेज कैसे हम लोग रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं, और रिसीविंग एंड पे कैसे हम लोग रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करते हैं, फिर उससे हम लोग वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं दोनों मेथड। अब हम लोग देखते हैं, पहला हमारे पास क्या है, जनरेटर्स ऑफ रिएक्टिव पावर। ठीक है, जनरेटर यानी जो हमारे पास जनरेट हो रही है उसको कैसे हम लोग कंट्रोल करेंगे। ठीक, रिएक्टिव पावर को क्यू से डिनोट करते हैं। और दूसरी हमारे पास क्या है, कंज्यूमर ऑफ रिएक्टिव पावर, कंज्यूमर यानी हमारा रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर। ठीक है, अब इनमें हमारे पास क्या मेथड होते हैं, ये हम लोग वन बाई वन देख लेते हैं। पहला हमारे पास इस पर होता है सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर लगा के, सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर को यूज़ करके। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा हम लोग कैसे करते हैं, स्टैटिक कैपेसिटर लगा के। ठीक, तीसरा या कैपेसिटर लगा, ठीक,
तीसरा हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर ऑफ ओवरहेड लाइन एंड केबल। तीसरा हम लोग कैसे कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर ऑफ ओवरहेड लाइन OHE एंड UGC अंडरग्राउंड केबल्स। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, सेंडिंग एंड पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेटर के पास हम लोग ये तीन चीज़ें हम लोग लगा के इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, कभी कभी पूछ लेता है डिस्ट्रीब्यूटेड कैपेसिटर ऑफ ओवरहेड लाइन एंड अंडरग्राउंड केबल होती है, इसको हम लोग कैसे रिएक्टिव पावर को जनरेट कहाँ पे करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, सोर्स साइड पे करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कंज्यूमर एंड पे हम लोग कैसे करते हैं, सिंक्रोनस मशीन लगा के, सिंक्रोनस मशीन लगा के, ठीक है, इंडक्टिव स्टैटिक मशीन लगा के, इंडक्टिव स्टैटिक मशीन लगा के, ठीक। तीसरा हम लोग कैसे कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर लगा के। अभी इनके बारे में अंदर सब पढ़ेंगे और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड इंसुलेटेड, एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड इंडक्टेंस ऑफ OHE लाइन ओवरहेड लाइन एंड UGC अंडरग्राउंड केबल। ठीक है, इसमें क्या था हमारे पास, कैपेसिटेंस था, कैपेसिटिव था। ठीक है, इसमें पास हमारे पास है इंडक्टिव है। ठीक है, इसमें एक मेथड और हमारे पास होता है ट्रांसफार्मर इंडक्टेंस, ट्रांसफार्मर इंडक्टेंस। ओके, अब आइए देखते हैं हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। इससे हमारे पास अक्सर एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चंस आता ही है। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास, ओवर एक्साइटेड मशीन होगी हमारे पास, अगर ओवर एक्साइटेड मशीन तो ये क्या करेगी, प्रोड्यूस है रिएक्टिव पावर, इनको रट लीजिए बिल्कुल, प्रोड्यूस है रिएक्टिव पावर। AE का पेपर दें, JEE का दें, किसी का भी दें, ये क्वेश्चंस हमारे पूछे ही जाते हैं, ये हमें बिल्कुल आने चाहिए। फिर ये पूछ लेता है ओवर एक्साइटेड अगर मशीन हुई तो वो हमारी क्या प्रोड्यूस करेगी, एक्टिव, रिएक्टिव, एपरेंट। ठीक है, तो हम लोग इसको आसानी से टिक लगा सकते हैं, रिएक्टिव पावर। फिर ये पूछ लेगा किस तरह से हमारी वर्क करती है, एक्ट एज ए शंट कैपेसिटर। अब इसमें हमारे पास ये पूछ लेगा शंट लगाएंगे कि सीरीज़ लगाएंगे। ओके, इस हिसाब से। दूसरा देखिए, अब ओवर हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, अंडर एक्साइटेड मशीन का अगर यूज करते हैं तो वो हमें क्या देती है, कंज्यूम से रिएक्टिव पावर, कंज्यूम रिएक्टिव, स्पेलिंग वगैरह थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो उस पर ध्यान मत दीजिए। ये देखिए कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, एक्ट एज अ शंट इंडक्टर, एक्ट एज अ शंट इंडक्टर। विश्वास मानिए, इससे हमारे पास क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप इसको नोट करते जाइए। ठीक है, लाइट लोड लाइन, ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स। ठीक है, इनमें से हमेशा इनमें से क्वेश्चन आएगा ही और पूछा जाता है। लाइट लोड लाइन या लोडेड लाइन अंडर नो लोड। अब हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आएगा, कोई हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन है और वो लाइट लोड की है। ठीक है, बट वो किस पे है, नो लोड पे है, तब वो क्या करेगी, सप्लाई रिएक्टिव पावर, क्या करेगी, रिएक्टिव पावर को सप्लाई करेगी। हमारे पास कोई ट्रांसमिशन लाइन है, वो लाइट लोड या नो लोड पे है, तो वो पास हमारे क्या करेगी, सप्लाई रिएक्टिव पावर करेगी। क्यों करेगी, बिकॉज ऑफ शंट कैपेसिटर, शंट कैपेसिटर। ओके, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बन जाएगा, अगर हमारे पास फुल्ली लोडेड लाइन होगी तब, फुल्ली लोडेड लाइन, हमारे पास फुल्ली लोडेड लाइन होगी, वो हमारी क्या करेगी,
एब्जॉर्ब रिएक्टिव पावर। ठीक, क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी रिएक्टिव पावर। ओके, आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। मैं बार बार यहाँ पर कह रहा हूँ, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये अगर आप लोग रट के चले गए, याद करके चले गए, तो आई थिंक आपका वहाँ पे डेफिनेटली आपको 2-4 क्वेश्चन इससे देखने को मिलेंगे, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया का इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड। ठीक है, यही जेई कुछ भी हो, यूपी पीसीएल में तो मोस्टली 99.9 क्या 100% इससे क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे यही का हो चाहे जेई का हो, पावर कॉरपोरेशन में। ठीक है, अब सबसे बढ़िया अब ये वाला पॉइंट हम लोग देखते हैं, अंडरग्राउंड केबल। आप लिखते जाइए, जब आप लिख लेंगे तब आपको खुद एहसास होगा, जब आप खुद सेल्फ रीड करेंगे कि हमने क्या चीज़ इसमें देखा है। अंडरग्राउंड केबल्स सप्लाई रिएक्टिव पावर अंडर ऑल कंडीशन ऑफ लोडिंग। अब इसका मतलब क्या होगा, हम लोग पहले ये समझ लेते हैं, पॉइंट लिखते जा रहे हैं और समझते जा रहे हैं। ठीक है, वो कह रहा है अंडरग्राउंड केबल, ठीक है, यूजीसी जो सप्लाई या रिएक्टिव पावर, ठीक है, सप्लाई करती है रिएक्टिव अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ लोडिंग। अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ लोडिंग का मतलब हो गया, हमारे पास 3 तरह का पावर फैक्टर होता है, 3 टाइप का होता है पावर फैक्टर। क्या होता है? लैग, लीड एंड यूपीएफ, यूनिटी पावर फैक्टर। तो ये कह रहा है रिएक्टिव पावर हमारी सप्लाई करती है, सप्लाई या रिएक्टिव पावर अंडर ऑल कंडीशन ऑफ लोडिंग। कोई भी हमारे पास लोडिंग लगी हो, चाहे लैग लगाओ, चाहे लीड लगाओ, चाहे यूपीएफ लगाओ, वो हमारी क्या करेगी, हमेशा क्या करेगी, रिएक्टिव पावर को सप्लाई करेगी। एग्ज़ाम में हमारे पास ऐसे पूछ लेगा कि अंडरग्राउंड केबल जो है वो हमारी किस लोड पे रिएक्टिव पावर को सप्लाई करती है, तो हम लोग क्या आंसर लगाएंगे, ऑल लोड्स। तो उसमें जो भी हमारे पास अगर इसमें गिवन होगा तो हम लोग उसको टिक करेंगे। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या हो गया, इंडक्टिव लोड भी लगा होगा तब भी हमारे पास करेगी, कैपेसिटिव लगा होगा तब भी करेगी, और रेजिस्टिव लगा होगा तब भी करेगी। ठीक है, एक बार ये देख लीजिए, जो हमारे पास इंडक्टर होता है वो हमारा कैसा होता है, लैग लोड के लिए यूज होता है। कैपेसिटर हमारा किस लिए होता है, लीड लोड के लिए होता है। और हमारे पास जो रजिस्टर होगा वो हमारे पास किस लिए होगा, यूपीएफ लोड के लिए। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की 99% चांस है। ठीक है, अब हम लोग दे लेते हैं ट्रांसफार्मर से एक्चुअली, इसमें एक्चुअली 2 पावर से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये बन जाता है कि ट्रांसफार्मर हमारा जब नो लोड पे होता है, इफ़ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड। ठीक, और दूसरा हमारे पास बनता है इफ़ ट्रांसफार्मर ऑन फुल लोड। ओके, जब हमारा ये होता है तब वो क्या करता है, रिएक्टिव पावर। अब ये बताइए, इफ़ ट्रांसफार्मर ऑन नो लोड, तो ये रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगा कि डिलीवर करेगा, तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब लो रिएक्टिव पावर। ठीक, और ट्रांसफार्मर अगर फुल्ली लोड पे होगा तब ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब हाई रिएक्टिव पावर। यानी हमारे पास ट्रांसफार्मर क्या करता है रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अगर हमारे पास नो लोड की कंडीशन होगी, तो क्या करेगा, लो रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अगर हमारे पास फुल्ली लोड की कंडीशन होगी तो हमारे पास क्या करेगा, हाई रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा और आप इसको नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा क्योंकि इसमें थ्योरी ज़्यादा है, तो हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर बनाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, आगे का कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।